Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Today I am going to discuss the ratio analysis. This is one of confusing topic for O levels, A levels and ACCA. Students जो हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मेजॉरिटी टीचर्स इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करते। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आज इसी पर्पस के लिए या रेशियो एनालिसिस के टॉपिक की ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं रेशियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा एंड इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल एक्सप्लेन ऑल रेशियोज वन बाय वन और उनकी क्या चेंजेस होती हैं, द रीजंस ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट रेशियोज, हाउ यू कैन एवेल्युएट ईच रेशियो। ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा, बट करंटली आई एम गोइंग टू अपलोड द बेसिक लेक्चर ऑफ द रेशियो एनालिसिस. Before moving to the ratios, before I am going to discuss what is meant by ratio analysis. Ratio analysis refers to the analysis of different financial information, or you can say financial data from the financial statements over a period of time of a specific business. मतलब कहने का ये है कि रेशियो एनालिसिस में वी यूज फाइनेंशियल डाटा विच विल बी एक्सट्रैक्टेड और विच विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आई नो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है कि व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू नो वेरी वेल. तो वहां से इस डाटा को रिट्रीव किया जाता है और फिर डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट वे से उसको एनालाइज किया जाता है और इस एनालिसिस को दिस एनालिसिस इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. बाय यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and we will analyze the business performance, business status, business financial status, business financial performance, and this is called ratio analysis. In ratio analysis, we will use profitability to evaluate the business performance, profitability, liquidity and efficiency of the business. मतलब ये बहुत इजी है आपको समझना कि इसके थ्रू, रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम बिजनेस की एक तो प्रॉफिटेबिलिटी को एवेल्युएट करेंगे, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करेंगे और उसकी एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस के कितना एफिशिएंटली परफॉर्म किया उसने बिजनेस को ने, इस सब को एवेल्युएट किया जाएगा. तो यहाँ साथ मैं आपको बता दूं कि रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन पास्ट डाटा मींस कि जो ईयर कंप्लीट हो गया है या प्रीवियस ईयर्स जो कंप्लीट हो चुके हुए हैं उनसे डाटा को रिट्रीव किया जाता है. ये जो डाटा हम रेशियो एनालिसिस में यूज करेंगे ये एक्चुअली अकर्ड जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करता है. ये फ्यूचर एस्टिमेशन या फ्यूचर असेसमेंट नहीं करता, बल्कि जो पास्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है उसको एवेल्युएट किया जाता है रेशियो एनालिसिस में. तो हम जो भी डाटा यूज करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल पीरियड फिर ही बनाई जाती हैं. तो वहां से हम डाटा रिट्रीव करेंगे और हम रेशियो एनालिसिस फिर परफॉर्म करेंगे. अब जो रेशियो एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, दिस एनालिसिस इज परफॉर्म बाय टू वेज, यानी टू वेज ऑफ एनालिसिस है. उसमें सबसे पहला एनालिसिस है कंपैरिजन. कंपैरिजन मींस कि वी विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद सिमिलर अदर बिजनेसेस. यानी कि जो जिस बिजनेस का हमें डाटा दिया होगा तो उससे रिस्पेक्टिव, उससे सिमिलर बिजनेसेस के डाटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा, तो हम उससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम उसकी परफॉर्मेंस असेस करेंगे कि ईदर गिवन बिजनेस इज परफॉर्मिंग बेटर और नॉट. तो वो सिमिलर बिजनेस से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन प्रोसेस. इसमें हम कंपैरिजन प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग द रेशियोज. एंड सेकंड वे, ट्रेंड.
Trend means analyze the changes in results of the business performance, business profitability, business liquidity position, business efficiency position over a period of time, different periods of time. मतलब उसी बिजनेस के प्रीवियस ईयर्स के साथ हम उस डाटा को कंपेयर जब करते हैं तो इस फॉर्म को या इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ट्रेंड. वी आर डेवलपिंग ट्रेंड के हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग ईयर टू ईयर, यानी एक साल से दूसरे साल तक और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड. जब दूसरे बिजनेसेस के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे तो उसे कंपैरिजन कहेंगे, और जब एक ही उसी बिजनेस के प्रीवियस ईयर्स के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसे हम कहेंगे वी आर डेवलपिंग ट्रेंड. और ट्रेंड मीन्स यही होता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है. इज इट गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन ग्रोथ डायरेक्शन, और इज इट गोइंग इन डिक्लाइनिंग डायरेक्शन. यानी बिजनेस की या तो डायरेक्शन डिक्लाइनिंग होगी या इंप्रूविंग होगी, ग्रोइंग होगी, तो वो उसी हमें ट्रेंड से पता चल जाएगा जब हमारे पास 2, 3, 4, 5 ईयर्स की उसकी फाइनेंशियल डाटा होगा और उसमें हम रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि रेशियोज में किस तरह चेंज आ रहा है. अगर तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस बेटर परफॉर्म कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है. और अगर उसमें नेगेटिव चेंज आ रहा है रेशियोज में तो दिस मीन्स के बिजनेस इज परफॉर्मिंग बैड और बिजनेस डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है. तो ये हमें फिर पता चल जाता है. तो रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल डाटा को हम एवेल्युएट करते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं, और इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस को असेस करते हैं. और टू वेज से हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट कंपैरिजन एंड सेकंड डेवलपिंग द ट्रेंड्स. ओके, होपफुली you got the understanding. Main types of ratios. Now I am moving to the main types of ratios. What are the types of ratios? The first one is profitability ratios. Okay. Profitability ratios consist of gross profit ratio, net profit ratio, like this. I have written only two profitability ratio here. Later in this lecture, I will write all possible profitability ratios related to your syllabus. But currently, I am just taking two examples like gross profit ratio or net profit ratio are the profitability ratios. In profitability ratio, we will evaluate the profit position of the business, how the profit position changes of, or you can say we can evaluate the changes in profit position of a business. Second is the liquidity ratios. In liquidity ratios, we will use acid test ratio and current ratio. Okay, these ratios will help to assess the liquidity position of the business. And the simplest meaning of the liquidity position means how easy for the business to pay its short-term debts. कि बिजनेस के लिए अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पे करना कितना इजी है. इन रेशियो से हम ये असेस कर लेंगे कि उस बिजनेस के लिए उसके शॉर्ट टर्म डेट्स पे करना इजी है कि डिफिकल्ट है. अगर तो ये रेशियोज बेटर होंगी तो दिस मीन इट विल बी इजी फॉर द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स. लाइक व्हाट आर द शॉर्ट टर्म डेट्स? ट्रेड पेएबल्स आर द शॉर्ट टर्म डेट्स. जो आपने उधार पे चीजें बाय की हुई, क्रेडिट परचेजेस, ट्रेड पेएबल्स आर द शॉर्ट टर्म डेट्स. एंड लिक्विडिटी पोजीशन से हम यही असेस करेंगे कि बिजनेस के लिए उसके शॉर्ट टर्म डेट्स पे ऑफ करना कितना आसान है. आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द लिक्विडिटी ratios and what does this mean later in this lecture, but currently I am giving you overview. Efficiency ratios like trade receivables turnover days, trade payables turnover days, and few other ratios are also included under the heading of efficiency ratio. In efficiency ratio, we will assess the managerial efficiency or management efficiency of a business. Okay, जो business की management है, how efficient they work, तो उसको हम assess करेंगे through efficiency ratios. The third one is, or fourth one is the investor ratios. Investor ratios are including earning per share, dividend cover ratio, like this, and few other ratios are also available in this lecture for investor ratios, and we will discuss later.
Investor ratios basically used by the investors to for the decision for taking its आप इसको यूं कह सकते हैं कि इन्वेस्टर रेशियो आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टर टू टेक द डिसीजन ईदर टू गो टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस और नॉट। यानी इन रेशियोज को इन रेशियोज के थ्रू वो बिजनेस को असेस करके फिर ही वो इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए इन रेशियोज को इन्वेस्टर रेशियोज कहते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स बेसिकली दीज रेशियोज आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वो यूज करता है इन्वेस्टर इनको। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन आर द गियरिंग रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज। गियरिंग रेशियोज you can say these are the risk measuring ratios. In these ratios we will assess the financial risk of the business. और तो ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो लेंडर्स होते हैं जो लोन बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली इन रेशियोज को वो यूज करते हैं। लाइक बैंक्स who are providing loan to the business, they will use gearing ratios to assess it, or to take decision to give loan to the business or not। ठीक है, कि बिजनेस को लोन देना है नहीं देना, इस डिसीजन के लिए वो गेयरिंग रेशियोज को यूज करते हैं। No, I am going to tell you the different ratios under these 5 headings. First, I am taking profitability ratios. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंडर जो रेशियोज आती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, I am going to tell you the meaning of profitability ratios. Profitability ratios measure the business ability to earn profits. आप इसको these are the easiest word to get the understanding of profitability ratios। कि इन रेशियोज के थ्रू हम ये असेस करेंगे कि बिजनेस की प्रॉफिट्स अर्न करने की एबिलिटी क्या है, या बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। तो इसमें हम बेसिकली इन रेशियोज में हम प्रॉफिटेबिलिटी उसकी असेस करते हैं और फिर इसको हम कंपेयर करते हैं, या तो वी विल डेवलप द ट्रेंड और वी विल कंपेयर विद अदर बिजनेसेस टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस पोजीशन। अगर तो ये रेशियोज बिजनेस की अच्छी होंगी एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस और ड्यू अकॉर्डिंग टू पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दैट बिजनेस, देन हम कहेंगे कि दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल इन प्रॉफिटेबिलिटी सेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर। तो बेसिकली मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि दीज रेशियोज, ये जितनी भी रेशियोज अभी प्रॉफिटेबिलिटी के अंडर आप देखेंगे, तो इसमें हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करेंगे कि उसकी प्रॉफिट अर्न जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसमें इंप्रूव हो रहा है प्रॉफिट अर्निंग में या फॉल आ रहा है। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा, तो उससे फिर हम बिजनेस की बेसिकली परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर पाएंगे कि बिजनेस फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। इफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट एंड बेटर प्रॉफिट्स, देन बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल। और अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स में फॉल आ रहा है या इन रेशियोज में फॉल आ रहा है, तो दिस मींस बिजनेस की परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डिक्लाइन। ठीक है, तो ये रेशियोज इस पर्पस के लिए होगा और इसमें हम परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे। द फर्स्ट रेशियो under the heading of profitability ratio is the gross profit ratio. This is also known as gross profit margin. ओके, और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इस रेशियो को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू और सेल्स इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू into revenue means sales into 100 and these informations are available in the income statement। तो अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दी हो या क्लियरली आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन दी होगी, तो यू जस्ट पुट दीज इंफॉर्मेशन इन रेलिवेंट
in this formula and calculate the gross profit ratio or gross profit margin. And then you can compare this result with the other results. And the other results may be from another business, similar business, or related to previous year of the same business. यानी या तो इसी बिजनेस के प्रीवियस ईयर से का इंफॉर्मेशन आपको गिवन दी होगी या किसी और बिजनेस की आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आप उसके साथ इसको कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेशियो बेटर है कि नहीं है. तो वैसे ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का एक सिंपल मैं आपको आइडिया दे देता हूं. ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द रेवेन्यू. यानी सेल्स में से रेवेन्यू मीन सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. Don't worry, I will discuss these ratios one by one, these ratios in later lectures. और उसमें मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा इनके जो चेंजेस हैं, उनकी बेसिक कॉजेज क्या हैं, और आपके पास आंसर्स जो आएंगे आप उनको कैसे एवेल्युएट करेंगे, कैसे उनके दूसरा इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. और डोंट वरी, इस इतनी डिटेल्स आपको इनकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में समझा दूंगा कि यू कैन राइट अ लॉन्ग आंसर ऑन ईच रेशो. यानी आप एक सिंगल रेशो पे भी एक अच्छा खासा हेल्दी आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, डिटेल आंसर लिख सकेंगे. तो अभी के लिए मैं सिर्फ फार्मूलाज बता रहा हूं ताकि आप बेसिक थोड़ा कंप्लीट हो जाए, आपके पास फार्मूलाज आ जाए और इनकी नो हाउ हो जाए. देन आई विल एक्सप्लेन दीज रेशियोज वन बाय वन in later lectures, not in this lecture. Second, net profit ratio. This is also known as net profit margin, and the formula of net profit ratio is net profit means profit for the year over revenue or sales. Revenue means sales into 100. तो GP ratio यानी gross profit ratio and net profit ratio में सिर्फ फर्क profits का है. In gross profit ratio we will use gross profit, and in net profit ratio we will use profit for the year. अब आपके ज़हन में आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यूज किया, तो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ फार्मूले में. तो बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर को प्रीवियसली नेट प्रॉफिट कहते थे, तो अब इसका न्यू नेम जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर रख दिया हुआ है, लेकिन इस रेशियो का नेम अभी तक वही है, नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो हम वहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर यूज करेंगे. प्रॉफिट फॉर द ईयर मीन्स नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवर रेवेन्यू इंटू 100, तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी. थर्ड वन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इस रेशियो का मीनिंग ये है कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस जो होती है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं. द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इससे कैलकुलेट होगा और उसका तरीका ये होगा, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस कॉस्ट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इंटरेस्ट, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. दिस इज द सेम फॉर्मूला विच आई हैव रिटन हियर. आई एम यूजिंग फाइनेंस कॉस्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट की जगह मैं फाइनेंस कॉस्ट यूज कर रहा हूं. तो प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. And capital employed is easily calculated by adding the owner's capital plus non-current liabilities. यानी लोन्स वगैरह और ऑनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, ऑनर कैपिटल है या ऑनर इक्विटी है, दोनों को ऐड कर दें. यानी ऑनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो वो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल आ जाएगा. द फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया उस पर उसको कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है. तो इससे ये पता चलेगा. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जो नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में उस पर कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला है वो कुछ यूं होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवर ऑनर्स इक्विटी इनटू 100. प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स ओवर ऑनर्स इक्विटी इनटू 100. ठीक है, यानी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इक्विटी में हम लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स
ओवर ऑनर्स इक्विटी इनटू 100, तो ये हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। मींस ऑनर को क्या रिटर्न्स हुए हैं वो हमें पता चल जाएगा बाय दिस फार्मूला। These are four formulas under the profitability ratios, and these formulas are included in the O levels IGCSE syllabus, also included in A levels and ACCA syllabus. तो ये formulas आपके सामने हैं। और I want to tell you one more thing here. इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये आंसर आएगा तो these ratios are good. You just compare the information with the available other information, then you can decide either these answers are good or bad. यानी ये कंपैरिजन से आपको पता चलेंगे कि ये आंसर अच्छे हैं कि बुरे हैं। या तो बिजनेस के प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, या फिर आपके पास किसी और सिमिलर बिजनेस की डिटेल्स हो, तो फिर आप उसके साथ इसको कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि दीज रेशियोज आर गुड और बैड। Now, move to the liquidity ratios. Liquidity ratios. First, I'm going to tell you the meaning of liquidity or liquidity ratios. These ratios measure the business ability to pay its short-term debts or to meet its short-term debts obligations by using current assets. यानी इन रेशियोज में हम ये देखेंगे कि बिजनेस अपने करंट एसेट्स को यूज करके अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर सकता है, उनको मीट कर सकता है कि नहीं। इन सिंपल वर्ड बेटा यू कैन से कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो हमारी जो शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या यू In other words, you can say our current assets are sufficient to pay our current liabilities or not. यानी बिजनेस के जो करंट एसेट्स हैं वो सफिशिएंट हैं बिजनेस की करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो इन रेशियोज से हम ये असेस करते हैं। अगर तो सफिशिएंट होंगे तो देन दिस बिजनेस इज हैव द गुड लिक्विडिटी पोजीशन, और अगर सफिशिएंट नहीं होंगे करंट एसेट्स अगर लेसर देन करंट लायबिलिटीज हैं तो देन दिस बिजनेस हैव अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। तो ये चीज है इसमें कि शॉर्ट टर्म डेट्स ऑब्लिगेशन जो होती है, शॉर्ट टर्म डेट्स ऑब्लिगेशन आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो उनको सेटल करने के लिए करंट एसेट्स सफिशिएंट होना जरूरी है। तो द फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो which is included in your syllabus is current ratio. This is also known as working capital ratio. The formula of current ratio is current assets over current liabilities. And remember one thing, we will not multiply these values with the 100. यानी इसका आंसर the answer will not be available in the form of percentage में नहीं होगा। This answer will be available in the form of ratio. तो रेशियो की फॉर्म में अवेलेबल होगा करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो टोटल करंट एसेट्स जो भी हैं हमारे पास उनकी वैल्यू पुट करेंगे ओवर करंट लायबिलिटीज। इफ द आंसर इज ग्रेटर देन 1 देन यू कैन से द बिजनेस इन गुड लिक्विडिटी पोजीशन, और यू कैन से बिजनेस हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स, अगर इस रेशियो का आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। क्योंकि इस रेशियो का आंसर 1 तभी आएगा या 1 से ज्यादा तभी आएगा जब करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, देन द आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होंगे तभी इस रेशियो का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। द नेक्स्ट रेशियो अंडर द हेडिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो इज द एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। This is also known as quick ratio, and the common name is quick ratio, and they may use acid test ratio. Both are the same. Okay, तो इसका जो formula होता है, we will amend the current asset for this ratio. This formula is similar like current ratio. The acid test ratio formula is current assets minus inventory over current liabilities. Means कि you will be taken current assets without closing inventory. आपको if you remember the heading of current assets in statement of financial position, in current assets the
closing inventory is included in the value of current assets. But when you are going to take or you are going to calculate the quick ratio, you will use the current assets without closing inventory. यानी करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंटरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे, और रिमेनिंग करंट एसेट्स यू विल यूज द रिमेनिंग करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. बट करंट लायबिलिटीज जितनी भी हैं वो पूरी लेंगे, सिर्फ करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी को आप अलग कर देंगे और रिमेनिंग करंट एसेट्स लेंगे. तो और इस रेशियो के लिए भी आप वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो देन बिजनेस इन सेफ पोजीशन एंड गुड, यू कैन से कि गुड लिक्विडिटी पोजीशन. ग्रेटर देन 1 आए तो देन तभी पॉसिबल है कि बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को या शॉर्ट टर्म डेट्स को करंट एसेट से पे ऑफ कर दे. तो इन बोथ केसेस द आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1. आई होप आपको समझ आ गई होगी इन दो रेशियोज की भी. नाउ मूव टू द एफिशिएंसी रेशियोज. एफिशिएंसी रेशियोज measures हाउ वेल द बिजनेस मैनेजमेंट, आप मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, हाउ वेल द बिजनेस मैनेजमेंट इज यूजिंग इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू जनरेट सेल्स मींस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. ठीक है कि बिजनेस की जो मैनेजमेंट है या बिजनेस का जो स्टाफ है वो कितना एफिशिएंटली अपने बिजनेस के एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को यूज कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज. यानी जितना वो ज्यादा सेल्स करेगा, जितना ज्यादा टर्नओवर करेगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स भी बिजनेस को होंगे. तो इन रेशियोज से हमें ये पता चलेगा कि बिजनेस की मैनेजमेंट बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रही है. बिजनेस हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, तो ये रेशियोज से हमें पता चल जाएगा. द फर्स्ट रेशियो अंडर द एफिशिएंसी रेशियो इज इन्वेंटरी टर्नओवर. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, the formula is cost of sales over average inventory, and in these ratios we will not use or we will not multiply the values with the 100. so इसका मतलब यह है कि ये भी परसेंटेजेस में नहीं होगी, ये भी रेशियो फॉर्म में होगी. तो इन्वेंटरी टर्नओवर बेसिकली टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंटरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. यानी जो इन्वेंटरी बिजनेस स्टोर कर रहा, स्टोर की हुई है बिजनेस ने, वो कितने टाइम्स उसने सेल किया. सेल मींस रोटेट कितने टाइम हुई है कि वो एवरेज इन्वेंटरी जो उसके स्टोर में थी पहली पूरी सेल हो गई, फिर उसने नई बाय की, तो ये 1 टाइम हो गया. ठीक है, तो इसी तरह कितने टाइम्स उसकी इन्वेंटरी सेल हुई है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर बताएगा. या इन अदर वर्ड्स यू कैन से हाउ मेनी, कितने टाइम्स उसका जो वेयर हाउस है वो रीफिल हुआ है. ठीक है, जो उसका स्टोर है, वेयर हाउस है, वो रीफिल हुआ है कि प्रीवियस इन्वेंटरी पूरी सेल होगी और फिर नई उसने इन्वेंटरी लेके स्टोर को रीफिल किया. तो जितने ज्यादा टाइम्स उसने इन्वेंटरी सेल आउट करेगा, तो दिस मीन्स कि वो ज्यादा बेटर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट्स होना चाहिए. बट वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल कि इन्वेंटरी टर्नओवर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसके ज्यादा और कम होने के क्या कॉजेज हैं या रीजंस हैं. बट इनिशियली यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये रेशियो आपको बताएगी कि आपने बिजनेस ने ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड या एक ईयर जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस ईयर में कितने टाइम्स अपनी इन्वेंटरी को सेल किया है या कितने टाइम अपने वेयर हाउस को रीफिल किया है सेल करके. प्रीवियस इन्वेंटरी सेल किया और फिर रीफिल किया उसको. द सेकेंड रेशियो अंडर द एफिशिएंसी रेशियो इज इन्वेंटरी टर्नओवर डेज. In this ratio, you will calculate how many days taken by the inventory to sell out. यानी जो आपके पास इन्वेंटरी या उस बिजनेस के पास इन्वेंटरी पड़ी हुई थी वो कितने दिनों में सेल होती है, तो इससे ये पता चलेगा कि कितने दिनों में सेल हुई है इन्वेंटरी. तो द फॉर्मूला इज एवरेज इन्वेंटरी ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365. तो इससे आपको डेज मिल जाएंगे कि
जो इन्वेंटरी वो बिजनेस स्टोर करता है वो सारी इन्वेंटरी कितने दिनों में सेल हो जाती है। देखिए, बिजनेस एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपके अपने पास स्टोर करता है, फिर उसको सेल करता है, फिर और क्वांटिटी लेता है, फिर उसको सेल करता है। तो ये बताएगा कि वो जो क्वांटिटी जब वो अपना वेयर हाउस फिल करता है तो वो उसका वेयर हाउस कितने डेज में एम्प्टी हो जाता है, कितने डेज में खाली हो जाता है, पूरा सेल आउट हो जाता है। तो वो इस रेशो से पता चलेगा, इन्वेंटरी टर्नओवर डेज। The third one is trade receivable turnover days. This ratio will tell us how many days are taken by the trade receivable to pay their debts. यानी ट्रेड रिसीवेबल्स आपको कितने दिनों में पेमेंट करते हैं, मतलब बिजनेस को कितने दिनों में पेमेंट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, आई होप यू नो द ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, and through this ratio you will calculate the number of days uh, which are taken by the trade receivable to pay their debts। यानी ट्रेड रिसीवेबल ने कितने दिनों में वो पेमेंट्स की है बिजनेस को, तो वो पता चलेगा। द फार्मूला इज ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365, और उससे आपको डेज पता चल जाएंगे। द लास्ट रेशियो under efficiency ratio is trade payables turnover days, and this ratio tells us how many days required to pay the trade payables by the business। यानी बिजनेस जो है वो ट्रेड पेएबल्स को कितने दिनों में पे कर रहा है। ठीक है, तो इस रेशो से ये पता चलेगा कि ट्रेड पेएबल्स को बिजनेस कितने डेज में पे ऑफ कर देता है, सेट पेमेंट्स कर देता है। The formula is trade payables over credit purchases into 365, और उससे आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जिसमें बिजनेस अपने ट्रेड पेएबल्स को पे ऑफ कर रहा है। इन्वेस्टर रेशियोज, these ratios are directly related or available in A levels and ACCS syllabus, not included in O levels or IGCSE syllabus। Investor ratios are related to the limited companies and specially used in limited companies। तो इसमें जो हम लेंगे इन्वेस्टर्स वो शेयर होल्डर्स होंगे, तो वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, और शेयर होल्डर्स भी स्पेसिफिकली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे जो बेसिकली ऑनर ऑफ द लिमिटेड कंपनीज होते हैं। इट मेजर्स द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो उन पे जो रिटर्न्स होंगे हम उसको कैलकुलेट करेंगे इसमें, और असेस करेंगे कि इधर द इन्वेस्टमेंट इज गुड इन दिस लिमिटेड कंपनी और नॉट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द इन्वेस्टमेंट इज वर्दी इन दिस कंपनी और नॉट। तो उसको हम असेस करेंगे अंडर दीज रेशियोज। ओके जी, द फर्स्ट रेशियो of the investor ratio is earning per share and it is fully clear by the name। in this ratio we will calculate the earnings of a share, यानी एक शेयर पे आपको कितनी अर्निंग हो रही है वो कैलकुलेट होगी। एंड द फार्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, और यू नो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टैक्स इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो इसको इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बेसिकली द प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड। ठीक है, टैक्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड। So we will use profit after tax and preference dividend or profit available for ordinary dividend over ordinary shares। The answer will give you the earning per share। तो उससे आपके पास earning per share आ जाएगी। The next ratio is price earning ratio। In this ratio we will make the relationship between market price of a share and the earning per share। तो उसका रिलेशनशिप बेसिकली ये रेशियो डिस्क्राइब करेगी। द फार्मूला इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो।
तो ये मार्केट प्राइस के शेयर की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और उस पर जो अर्निंग हो रही है उसके दरमियान ये रिलेशन को डिस्क्राइब करेगी ये रेशो. And remember one thing, we will discuss in detail these ratios one by one in later lectures. I am trying to make one lecture for one ratio only. कि हर रेशियो के लिए मैं एक लेक्चर ट्राई कर रहा हूं कि बनाऊं और उसमें मैं फुली उस रेशियो को एक्सप्लेन करूं जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा. द थर्ड वन इज डिविडेंड कवर रेशियो. द डिविडेंड कवर रेशियो इज in this ratio, we will assess either the profits earned by the business will cover the dividend, expected dividend of the business, जो कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे होना है, क्या वो डिविडेंड कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो असेस होगा प्रॉफिट्स का. फार्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम एज आई हैव एक्सप्लेन इन फर्स्ट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड ओवर डिविडेंड पेड और डिक्लेयर्ड. तो इससे आपको डिविडेंड कवर रेशियो पता चलेगी कि प्रॉफिट्स जो बेसिकली अवेलेबल है कंपनी ने जो अर्न किया है, या रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कितने टाइम्स है जो डिविडेंड पे किया जा रहा है. तो इससे वो आइडिया हो जाएगा कि वो प्रॉफिट कितना है और डिविडेंड कितना उसमें पे किया जा रहा है. ऑब्वियसली जब डिविडेंड पे होगा तो कंपनी या तो सारे का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में पे कर देगी या फिर उसमें से कुछ रखेगी, रिटेन करेगी और उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे करेगी. ठीक है. और नॉर्मली कंपनीज करती यही है कि सारा प्रॉफिट कभी भी डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को नहीं पे किया जाता, उसमें से कुछ प्रॉफिट रिटेन करती हैं कंपनीज. तो ये फिर यहाँ से इस रेशियो से आइडिया होता है कि डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है और रिटेन कितना किया जा रहा है प्रॉफिट पे से. फोर्थ रेशियो इज डिविडेंड यील्ड रेशियो, और द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड यील्ड रेशियो इज डिविडेंड per share over market price of a share. In this ratio, we will relate or we will define the relationship of the dividend per share and the market price of a share. How the dividend paid per share will affect the market price, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस रेशियो में, डिविडेंड यील्ड रेशियो में. तो होपफुली ये फार्मूलाज आपको समझ आ रहे होंगे. काफ़ी इजी है फार्मूलाज और इनको अगर आप एक दो दफा देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे आसानी से. The last heading for the ratios are the gearing ratios, and these ratios are also included in A levels and ACCA syllabus, not in O levels or IGCSE syllabus. The gearing ratios basically use to measure the business ability to meet its long-term debts, or in other words you can say these ratios are used to assess the business financial risk or related to long-term liabilities issues. कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो नॉन करंट जो डेट्स होते हैं लाइक बैंक लोन्स हैं, उनसे की एबिलिटीज के साथ उनकी एबिलिटीज को असेस करने के लिए इधर दिस बिजनेस विल बी एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स इजीली और नॉट. तो उससे रिलेटेड जो असेसमेंट है वो हम गेयरिंग रेशियोज से करते हैं. और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि इन रेशियोज से हम उसका फाइनेंशियल रिस्क असेस करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मीन जो फाइनेंस लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, उस रिस्क को हम एवेल्युएट करते हैं कि वो किस हद तक इसमें रिस्क है कि वो रीपे नहीं कर सकेंगे. देयर आर टू रेशियोज अंडर द गेयरिंग रेशियोज. अब अभी के लिए वी आर डिस्कसिंग ओनली टू रेशियोज. और भी बहुत कई रेशियोज हैं जो गेयरिंग के अंडर आ सकती हैं. But here, according to syllabus, I am just going to discuss the two ratios under the heading of gearing ratio. The first one is gearing ratio or leverage ratio. The formula of gearing ratio or leverage ratio is non-current liabilities over non-current liabilities plus
कैपिटल ऑनर्स इक्विटी और ऑनर्स कैपिटल इंटू 100। तो इस रेशियो से आपको पता चलेगा कि आपने जो टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, उसमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज का है। और इसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो फिर हम नॉन करंट लायबिलिटीज की बजाय यूं भी इसको इस फॉर्म में स्टेट भी कर देते हैं, ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज, यानी जिन पे बिजनेस ने इंटरेस्ट पे करना है वो सारी लायबिलिटीज ऊपर रखी जाती हैं और नीचे ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी यहां पे जो है नॉन करंट लायबिलिटीज की जगह ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज आ जाती हैं कि जिन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है बिजनेस, ओवर ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये फार्मूला बन जाता है। बट क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में सिर्फ लोन्स ही होते हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो इंटरेस्ट बेयरिंग होती हैं, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया है कि नॉन करंट लायबिलिटीज ओवर नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी इनटू 100। तो आप इसको यूं भी चेंज कर सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। नीचे अगर आप इसको देखें तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का भी यही फार्मूला है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, आप ये भी इस फार्मूले को कर सकते हैं। बट जो परफेक्ट फार्मूला है वो यही है, ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज ओवर ऑल लायबिलिटीज इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी जो ऊपर रखा है वही यहां और उसमें नीचे ऑनर्स इक्विटी ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स है बिजनेस में, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट आपकी, हाउ मैनी परसेंटेज इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉन करंट लायबिलिटीज, या यू कह दे कि हाउ मच परसेंटेज इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉन करंट लायबिलिटीज इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस है उसमें कितने परसेंट आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, और जितनी ज्यादा नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी परसेंटेज, उतनी ही बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होगा और हाई रिस्क हम कहेंगे, और हाई रिस्क मीन हाई गेट कंपनी कहेंगे। और इसके लिए कट ऑफ पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल आई विल डिस्कस इन द लेक्चर related to gearing ratio, specifically gearing related to the gearing ratio. The cut ऑफ पॉइंट अभी के लिए जो बता दूं वो 50% है। 50% से ऊपर अगर आप बिजनेस ने बोरिंग की हुई है थ्रू नॉन करंट लायबिलिटीज और बैंक लोन्स, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट रेशियो अंडर द हेडिंग of the gearing ratio is interest cover ratio. Interest cover ratio formula is operating profit over finance cost or interest. ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। In other words, you can say gross profit after all expenses except tax and interest. ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, या जो भी उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी है, पे और पेएबल ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी है टोटल इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। अगर कुछ पे है कुछ नहीं पे किया हुआ, लेकिन जितनी भी उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी है फॉर दैट ईयर वो हम नीचे रखेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट कवर रेशियो आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर फाइनेंस कॉस्ट विल गिव यू द आंसर फॉर इंटरेस्ट कवर रेशियो। These are the ratios, formulas, और उनका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा दे दिया है इन दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू द रेशियोज, आई विल डिस्कस ऑल रेशियोज वन बाय वन इन डिटेल, उनके इफेक्ट्स, उनकी चेंजेस, उनकी वेरिएशंस, ताकि आपने किसी भी लेवल पे if you want to explain the ratios, if you want to evaluate the ratios, तो वो आपके लिए that will helpful for you। तो वो जितने भी लेक्चर है, फ्यूचर लेक्चर्स, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी के लिए टिल ये लेक्चर में यही वाइंड अप कर रहा हूं।
So, if you want practice questions or you want to discuss your problems or you want to ask any question, I'm going to give माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल होगा, एंड माय फेसबुक आईडी एंड माय इंस्टा आईडी also available there. And for further practice questions you can visit my website, which is www.atpworld.net. तो आप वहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और फॉर एनी फर्दर इन क्वेरीज, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ऑल डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यू कैन कॉन्टेक्ट with my contact information, and you can contact anyway on Facebook, WhatsApp, call, or even you can write a message in comment box of this video. I will answer your questions. Okay, अब मुझे इजाज़त दीजिए. Goodbye. Take care.